हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें हमने आदिकाल और भक्तिकाल कंप्लीट कर लिया है। आज से हम रीतिकाल पढ़ेंगे। तो रीतिकाल का समय शुक्ल जी ने 1700 से 1900 माना है। इसके पहले हम मध्यकाल यानी भक्ति काल पढ़ चुके हैं, जो कि शुक्ल जी ने उसे 6 प्रकरण में बांटा था। आज हम उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल पढ़ेंगे, जिसका समय है 1700 से 1900। इसमें शुक्ल जी ने प्रकरण 1 में सामान्य परिचय दिया है। इसके बाद प्रकरण 2 में रीति ग्रंथकार कवि हैं और प्रकरण 3 में रीतिकाल के अन्य कवि हैं। तो इस प्रकार रीतिकाल को 3 प्रकरण में टोटल डिवाइड किया गया है। रीतिकाल का पहला सेंटेंस स्टार्ट होता है कि हिंदी काव्य अब पूर्ण प्रौढ़ता को पहुंच गया था। यानी रीतिकाल का जब आरंभ होता है तो हिंदी काल पूर्ण प्रौढ़ता को पहुंच गया था। संवत 1598 में कृपाराम थोड़ा बहुत रस निरूपण भी कर चुके थे, जैसा कि हमने इसके पहले वाले उसमें देखा प्रकरण में भक्ति काल में कि कृपाराम की जो रचना है वो उन्होंने रस आधारित किया है। उसका क्या नाम बताया था, इसे आप हमें कमेंट करके बताएं। उसी समय के लगभग चरखारी के मोहन लाल मिश्र ने श्रृंगार रस नामक एक ग्रंथ श्रृंगार संबंधी लिखा। नरहर कवि के साथ कर्णेश कवि ने कर्णाभरण, श्रुति भूषण और भूप भूषण नामक 3 ग्रंथ अलंकार संबंधी लिखे। कर्णेश कवि ने कर्णाभरण, जो कि इनका कई बार पूछा गया है एग्जाम में, कर्णेश कवि का कर्णाभरण, और श्रुति भूषण, भूप भूषण, इन तीनों में अलंकार संबंधी लेख लिखे गए हैं। रस निरूपण और अलंकार निरूपण का इस प्रकार सूत्रपात हो जाने पर केशवदास जी ने काव्य के सब अंग का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किया। इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहल आचार्य केशव ने ही किया, पर हिंदी में रीति ग्रंथों की आविरल और आखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। तो क्या कह रहे हैं कि हिंदी में रीति ग्रंथों की, यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट ये कथन है कि हिंदी में रीति ग्रंथों की आविरल और आखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला, यानी बाद में चला, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं चला। और आप देखेंगे कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहल आचार्य केशव ने ही किया है। केशव के प्रसंग में पहले कहा जा चुका है कि वे काव्य में अलंकारों का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारवादी कवि हैं। अलंकारों का स्थान प्रधान समझने वाले, उनकी इस मनोवृत्ति के कारण हिंदी साहित्य के इतिहास में एक विचित्र संयोग घटित हुआ। क्या संयोग घटित हुआ कि संस्कृत साहित्य के विकास क्रम की एक संक्षिप्त उद्धरणी हो गई। साहित्य की मीमांसा क्रमशः बढ़ते बढ़ते जिस स्थिति पर पहुंच गई थी, उस स्थिति से सामग्री न लेकर केशव ने उसके पूर्व की स्थिति से सामग्री ली। उन्होंने हिंदी पाठकों को काव्यांग निरूपण की उस पूर्व दशा का परिचय कराया जो भामा और उद्भट के समय में थी। इन्होंने काव्यांगों का कैसा परिचय कराया कि जो भामा और उद्भट के समय में थे, उन काव्यांग निरूपण का परिचय कराया। उस उत्तर दशा का नहीं जो आनंद वर्धनाचार्य, मम्मट और विश्वनाथ द्वारा विकसित हुई। तो इन्होंने भामा और उद्भट के समय का अलंकार और क्या काव्यांग निरूपण किया। भामा और उद्भट के समय में अलंकार और अलंकार्य का स्पष्ट भेद नहीं हुआ था। रस, रीति, अलंकार आदि सब के लिए अलंकार शब्द का व्यवहार होता था। यही बात हम केशव की कवि प्रिया में भी पाते हैं। उसमें अलंकार के सामान्य और विशेष
दो भेद करके सामान्य के अंतर्गत वर्ण्य विषय और विशेष के अंतर्गत वास्तविक अलंकार रखे गए हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसके पहले जब केशव की कवि प्रिया लिखी गई थी तो उस समय रस, रीति, अलंकार सबके लिए सिर्फ अलंकार शब्द का प्रयोग होता था, जिसमें केशव ने अलंकार को दो भागों में बांटा, सामान्य और विशेष। सामान्य के अंतर्गत वर्ण्य विषय थे और विशेष के अंतर्गत वास्तविक अलंकार। आगे है, पर केशव के उपरांत रीत ग्रंथों की परंपरा चली नहीं, यानी केशव के बाद रीत ग्रंथों की परंपरा तुरंत ही नहीं चल पड़ी, बल्कि कवि प्रिया के 50 वर्ष बाद उसकी अखंड परंपरा का आरंभ हुआ। यह परंपरा केशव के दिखाए हुए पुराने आचार्यों भामा, उद्भट आदि के मार्ग पर ना चलकर, यानी जिसको केशव ने माना उस पर ना चलकर, बल्कि परवर्ती आचार्यों के परिष्कृत मार्ग पर चली, जिसमें अलंकार्य का भेद हो गया था। हिंदी के अलंकार ग्रंथ अधिकतर चंद्रालोक और कुवलयानंद के अनुसार निर्मित हुई। कुछ ग्रंथों में काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण का भी आधार पाया जाता है। तो हिंदी के अलंकार ग्रंथों में अधिकतर क्या थे? चंद्रालोक और कुवलयानंद के आधार पर विकसित हुए, केशव के अनुसार नहीं, भामा और उद्भट के अनुसार भी नहीं। काव्य के स्वरूप और अंगों के संबंध में हिंदी के रीतकार कवियों ने संस्कृत के इन परवर्ती ग्रंथों का मत ग्रहण किया। इस प्रकार द्वयोग से संस्कृत साहित्य शास्त्र के इतिहास की संक्षिप्त उद्धरणी हिंदी में हो गई। आगे क्या है कि हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली। शुक्ल जी क्या मान रहे हैं कि हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये कथन, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसे अच्छे से याद रखिए कि हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन शुक्ल जी का है। उन्होंने संवत 1700 के कुछ आगे पीछे काव्य विवेक, काव्य कल्पतरु, काव्य प्रकाश, काव्य विवेक, कविकुल कल्पतरु, काव्य विवेक, कविकुल कल्पतरु और काव्य प्रकाश, ये 3 ग्रंथ लिखे। काव्य के सब अंगों का पूरा निरूपण किया और पिंगल या छंद शास्त्र पर भी एक पुस्तक लिखी। उसके उपरांत तो लक्षण ग्रंथों की भरमार सी होने लगी। कवियों ने कविता लिखने की एक प्रणाली ही बना ली कि पहले दोहे में अलंकार या रस का लक्षण लिखना, फिर उसके उदाहरण के रूप में कवित्त या सवैया लिखना। ये याद रखना है कि इसके बाद कौन सी परंपरा चली कि पहले दोहे में अलंकार या रस का लक्षण लिखना, फिर उसके उदाहरण के रूप में कवित्त या सवैया लिखना। उदाहरण में क्या यूज हो रहा था? छंद, कवित्त या सवैया। हिंदी साहित्य में यह अनूठा दृश्य खड़ा हुआ। संस्कृत साहित्य में कवि और आचार्य 2 भिन्न भिन्न श्रेणी में व्यक्ति रहे। हिंदी काव्य क्षेत्र में यह भेद लुप्त सा हो गया। इस एकीकरण का प्रभाव अच्छा नहीं पड़ा। आचार्यत्व के लिए जिस सूक्ष्म विवेचन या पर्यालोचन शक्ति की अपेक्षा होती है उसका विकास नहीं हुआ, यानी जो आचार्य के गुण होना चाहिए उसका विकास नहीं हुआ, क्योंकि हिंदी में कवि और आचार्य एक ही मान लिए गए। तो इनका जो भेद है वो खत्म हो गया और इसीलिए जो आचार्यों की कोटि हो गई वो निम्न हो गई, उनका विकास नहीं हो पाया अच्छे से। आगे है कि कवि लोग एक दोहे में अपर्याप्त लक्षण देकर अपने कवि कर्म में प्रवृत्त हो जाते थे। काव्यांगों का विस्तृत विवेचन, तर्क द्वारा खंडन मंडन, नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन आदि कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ये सब काम कौन करता है? आचार्य करते हैं। कि काव्यांगों का विस्तृत विवेचन करेंगे, तर्क द्वारा खंडन मंडन करेंगे, नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करेंगे, ये सब आचार्य करते हैं। और कवि कर्म में क्या होता है कि उनका लक्षण ग्रंथों के आधार पर या जो नहीं मानते हैं उसके ना मानकर वो जो काव्य करते हैं वो कवि का कर्म है। पर आचार्य ये उनकी क्वालिटी ये है कि काव्यों की विस्तृत विवेचना, तर्क द्वारा खंडन मंडन, नए सिद्धांतों का प्रतिपादन, ये सब। इसका कारण यह भी था कि उस समय का गद्य का विकास नहीं हुआ था, यानी उस समय तक गद्य का विकास नहीं हुआ था। जो कुछ लिखा जाता था वह पद्य में ही लिखा जाता था। पद्य में किसी बात की सम्यक मीमांसा या उस पर तर्क वितर्क हो नहीं सकता। इस अवस्था में चंद्रालोक की यह पद्धति सुगम दिखाई पड़ी कि एक श्लोक या एक चरण में ही लक्षण कहकर छुट्टी ली। आगे है
कि उपर्युक्त बातों पर ध्यान देने से यह स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी में लक्षण ग्रंथ की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं वह आचार्य की कोटि में नहीं आ सकते। देखिए कितना अच्छा है कि हिंदी में ये कथन है शुक्ल जी का, ये भी आपको याद रखना है कि हिंदी में लक्षण ग्रंथ की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं वे आचार्य की कोटि में नहीं आ सकते। वे वास्तव में कवि ही थे, उनमें आचार्य के गुण न थे। उनके अपर्याप्त लक्षण साहित्य शास्त्र का सम्यक बोध कराने में असमर्थ है। उनके अपर्याप्त लक्षण साहित्य शास्त्र का सम्यक बोध कराने में असमर्थ है। बहुत स्थलों पर तो उनके द्वारा अलंकार आदि के स्वरूप का भी ठीक ठीक बोध नहीं हो सका। कहीं कहीं तो उदाहरण भी ठीक नहीं है, कहीं कहीं इनके द्वारा लिए गए उदाहरण भी ठीक नहीं हैं। शब्द शक्ति का विषय तो 2 ही 4 कवियों ने नाम मात्र के लिए लिया है। शब्द शक्ति का विषय 2 ही 4 कवियों ने नाम मात्र के लिए लिया है। उससे उस विषय का स्पष्ट बोध होना तो दूर, कहीं कहीं भ्रांत धारणा अवश्य उत्पन्न हो सकती है। काव्य के साधारणतः 2 भेद किए जाते हैं, श्रव्य और दृश्य। इनमें दृश्य काव्य का निरूपण तो छोड़ दिया गया। सारांश यह है कि इन रीतियों पर ही निर्भर रहने वाले व्यक्ति का साहित्यिक ज्ञान कच्चा ही समझना चाहिए। यह सब लिखने का अभिप्राय यह केवल इतना ही है कि यह न समझा जाए कि रीतिकाल के भीतर साहित्य शास्त्र पर गंभीर और विस्तृत विवेचन तथा नई नई बातों की उद्भावना होती रही। आगे है कि केशवदास के वर्णन में यह दिखाया जा चुका है कि उन्होंने सारी सामग्री कहाँ से ली। आगे होने वाले लक्षण ग्रंथ कवियों ने भी सारे लक्षण और भेद संस्कृत की पुस्तकों से लेकर लिखे हैं, जो कहीं कहीं अपर्याप्त हैं। अपनी ओर से उन्होंने ना तो अलंकार के क्षेत्र में कुछ मौलिक विवेचन किया, ना रस क्षेत्र में। काव्यांगों का विस्तृत समावेश दास जी ने अपने काव्य निर्णय में किया है। अलंकारों को जिस प्रकार उन्होंने बहुत से छोटे छोटे प्रकरणों में बांट कर रखा है, उससे भ्रम हो सकता है कि शायद किसी आधार पर उन्होंने अलंकारों का वर्गीकरण किया है, पर वास्तव में उन्होंने किसी प्रकार के वर्गीकरण का प्रयत्न नहीं किया है। दास जी की एक नई योजना अवश्य ध्यान देने योग्य है कि संस्कृत काव्य में अंत्यानुप्रास या तुक का चलन नहीं था। इससे संस्कृत के साहित्य ग्रंथों में उसका विचार नहीं हुआ, पर हिंदी काव्य में वह बराबर आरंभ से ही मिलता है। अतः दास जी ने अपनी पुस्तक में उसका विचार करके बड़ा ही आवश्यक कार्य किया है। यहाँ से यहाँ तक दास जी के विषय में है, ये भी इम्पोर्टेंट है। भूषण का भाविक छवि एक नया अलंकार सा दिखाई पड़ता है, पर वास्तव में संस्कृत ग्रंथों के भाविक का ही एक दूसरा यह प्रवर्तित रूप है। भाविक का संबंध कालगत दूरी से है, इसका देशगत से, बस इतना ही अंतर है। तो ये भूषण का भाविक छवि जो कि एक नया अलंकार सा दिखाई पड़ता है, उसके विषय में बात की गई कि संस्कृत में भाविक का अर्थ क्या होता है, कालगत दूरी से, और इसमें क्या होता है, देशगत दूरी। आगे है कि दास जी के अतिशयोक्ति के 5 नए दिखाई पड़ने वाले भेदों में से 4 तो भेदों के भिन्न भिन्न योग हैं, और 5वां संभावनातिशयोक्ति तो संबंधातिशयोक्ति से ही है। अब आगे क्या है कि देव कवि का संचारियों के बीच छल बढ़ा देना कुछ लोगों को नई सूझ समझ पड़ा। उन्हें समझना चाहिए कि देव ने जैसे और सब बातें संस्कृत की रस तरंगड़ी से ली है, वैसे ही यह छल भी। सच पूछते तो छल का अंतर्भाव अहित्था में हो जाता है। अभी इसमें सामान्य परिचय में यही बात हो रही है कि जो काव्य लक्षण लिए गए हैं वो कैसे कैसे आए हैं, किस किस प्रकार से कवियों ने उसे अपनाया है, किन कवियों ने मूल रखा है, कुछ मूल भी दिया है, किसने सिर्फ कॉपी ही किया है, उसे सिर्फ अनुवाद ही कर दिया है, ये सब इसमें बताया गया है। आगे है कि इस बात का संकेत पहले किया जा चुका है कि हिंदी के पद्यबद्ध लक्षण ग्रंथों में दिए हुए लक्षणों और उदाहरणों में बहुत जगह गड़बड़ी पाई जाती है। अब इस गड़बड़ी के संबंध में 2 बातें कही जा सकती हैं। या तो यह कहें कि कवियों ने अपना मतभेद प्रकट करने के लिए जानबूझकर भिन्नता कर दी है, अथवा प्रमादवश और का और समझकर। मतभेद तो तब कहा जाता जब कहीं कोई नूतन विचार पद्धति मिलती, अतः दूसरा कारण ही ठहरता। कुछ उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाएगा।
तो क्या स्पष्ट हो जाएगा कि केशव ने रूपक के 3 भेद दंडी से लिए, अद्भुत रूपक, विरुद्ध रूपक, रूपक रूपक। इनमें से प्रथम का लक्षण भी स्वरूप व्यक्त नहीं करता और उदाहरण भी अधिकता द्रुप रूपक का हो गया है। तो ये तीनों लक्षण, ये तीनों रूपक केशवदास ने किसने लिए हैं? दंडी से। ये 3 रूपक केशवदास ने दंडी से लिए हैं। विरुद्ध रूपक भी दंडी से नहीं मिलता और रूपकातिशयोक्ति हो गया। रूपक रूपक दंडी के अनुसार वहाँ होता है जहाँ प्रस्तुत पर एक अप्रस्तुत का आरोप करके फिर दूसरे अप्रस्तुत का भी आरोप कर दिया जाता है। केशव के ना तो लक्षण से यह बात प्रकट होती है ना उदाहरण से। उदाहरणों में दंडी का उदाहरण का ऊपरी ढांचा भर झलकता है पर असल बात का पता नहीं। इससे स्पष्ट है कि बिना ठीक तात्पर्य समझे ही लक्षण और उदाहरण हिंदी में दे दिए गए हैं। आगे है कि भूषण क्या? प्रायः सब हिंदी कवियों ने भ्रम, संदेह और स्मरण अलंकारों के लक्षणों में सादृश्य की बात छोड़ दी है। इससे बहुत जगह उदाहरण अलंकार के ना होकर भाव के हो गए हैं। अलंकार के ना होकर किसके हो गए हैं? भाव के। भूषण का उदाहरण सबसे गड़बड़ है। तीसरा क्या विशेषता है कि शब्द शक्ति का विषय दास ने थोड़ा सा लिया है पर उससे उसका कुछ भी बोध नहीं हो सकता। उपादान लक्षण का लक्षण भी विलक्षण है और उदाहरण भी असंगत। उदाहरण से साफ झलकता है कि इस लक्षण का स्वरूप ही समझने में भ्रम हुआ है, जबकि काव्यांगों का स्वतंत्र विवेचन ही नहीं हुआ। देखिए, काव्यांगों का स्वतंत्र विवेचन ही नहीं हुआ तब तरह तरह के वाद कैसे प्रतिष्ठित होते। संस्कृत में साहित्य में जैसे अलंकारवाद, रीतिवाद, रसवाद, ध्वनिवाद, वक्रोक्तवाद इत्यादि अनेक वाद पाए जाते हैं, वैसे वादों के लिए हिंदी के रीति क्षेत्र में रास्ता ही नहीं निकला। केशव को ही अलंकार आवश्यक मानने के कारण अलंकारवादी कह सकते हैं। केशव के उपरांत रीति काल में होने वाले कवियों ने किसी वाद का निर्देश नहीं किया। वे रस को ही काव्य की आत्मा या प्रधान वस्तु मानकर चले। अन्य कवि क्या मानकर चले? काव्य को ही रस का आत्मा या प्रधान वस्तु। लेकिन केशव ने क्या माना? अलंकार को। आगे है कि महाराज जसवंत सिंह ने अपने भाषा भूषण की रचना चंद्रालोक के आधार पर की, पर उसके अलंकार की अनिवार्यता वाले सिद्धांत का समावेश नहीं किया। इन रीति ग्रंथों के कर्ता भावुक, सहृदय और निपुण कवि थे। उनका उद्देश्य कविता करना था, न कि काव्यांगों का शास्त्रीय पद्धति पर निरूपण करना, जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं। अतः उनके द्वारा बड़ा भारी कार्य यह हुआ कि रसों, विशेषता श्रृंगार रस और अलंकारों के बहुत ही सरस और हृदयग्राही उदाहरण अत्यंत प्रचुर परिमाण में प्रस्तुत हुए। ऐसे सरस और मनोहर उदाहरण संस्कृत के सारे लक्षणों से चुनकर इकट्ठा करें तो भी उनकी इतनी अधिक संख्या न होगी। अलंकारों की अपेक्षा नायिका भेद की ओर कुछ अधिक झुकाव रहा। इससे श्रृंगार रस के अंतर्गत बहुत सुंदर मुक्तक रचना हिंदी में हुई। इस रचना का इतना अधिक विस्तार हिंदी साहित्य में हुआ कि इसके एक अंग को लेकर स्वतंत्र ग्रंथ रचे गए। श्रृंगार रस के बारे में आप देखेंगे कि कई रचनाएं जो पूरी की पूरी श्रृंगार रस पर ही आधारित हैं। तो वही बताया जा रहा है कि इसके एक अंग को लेकर स्वतंत्र ग्रंथ रचे गए। आगे है कि इस रस का सारा वैभव कवियों ने नायिका भेद के भीतर दिखाया। रस ग्रंथ वास्तव में नायिका भेद के ही ग्रंथ हैं, जिनमें और दूसरे रस पीछे से संक्षेप में चलते कर दिए हैं। नायिका श्रृंगार रस का आलंबन है। इस आलंबन के अंगों का वर्णन एक स्वतंत्र विषय हो गया और ना जाने कितने ग्रंथ केवल नखशिख वर्णन के लिखे गए। इसी प्रकार उद्दीपन के रूप में खष्ट ऋतु वर्णन पर भी कई अलग पुस्तकें लिखी गई। विप्रलंब संबंधी 12 मासा भी कुछ कवियों ने लिखे। आप देखेंगे कई कवियों ने 12 मासा भी लिखा है। रीति ग्रंथ की इस परंपरा द्वारा साहित्य के विस्तृत विकास में कुछ बाधा भी पड़ी। प्रकृति की अनेक रूपता, जीवन की भिन्न भिन्न चिंत्य बातों तथा जगत के नाना रहस्यों की ओर कवियों की दृष्टि नहीं जाने पाई। वह एक प्रकार से बद्ध और परिमित सी हो गई। उसका क्षेत्र संकुचित हो गया। वाग धारा बधी हुई नालियों में ही प्रवाहित होने लगी, जिससे अनुभव के बहुत से गोचर और अगोचर विषय रससिक्त होकर सामने आने से रह गए। दूसरी बात यह हुई कि कवियों की व्यक्तिगत विशेषता की अभिव्यक्ति का अवसर बहुत कम ही रह गया।
कुछ कवियों के बीच भाषा शैली, पद विन्यास, अलंकार विधान आदि बाहरी बातों का भेद हम थोड़ा बहुत दिखा सके तो दिखा सके, पर उनकी आभ्यंतर प्रवृत्ति के अन्वीक्षण में समर्थ उच्च कोटि की आलोचना की सामग्री बहुत कम पा सकते हैं। क्या कह रहे हैं कि उच्च कोटि की आलोचना की रचना बहुत कम हम पा सकते हैं। रीतिकाल में एक बड़े भारी अभाव की पूर्ति हो जानी चाहिए थी। रीतिकाल में एक बड़े भारी अभाव की पूर्ति हो जानी चाहिए थी, पर हुई नहीं। ये भी इम्पोर्टेंट कथन है शुक्ल जी का। भाषा जिस समय सैकड़ों कवियों द्वारा परमार्जित होकर प्रौढ़ता को पहुंची, उसी समय व्याकरण द्वारा उसकी व्यवस्था होनी चाहिए थी कि जिससे उस च्युत संस्कृति दोष का निराकरण होता, तो ब्रज भाषा काव्य में थोड़ा बहुत सर्वत्र पाया जाता है, और नहीं तो वाक्य दोषों का पूर्ण रूप से निरूपण होता, जिससे भाषा में कुछ और सफाई आती। ये भी इम्पोर्टेंट है। बहुत थोड़े कवि ऐसे मिलते हैं जिनकी वाक्य रचना सुव्यवस्थित पाई जाती है। भूषण अच्छे कवि थे, जिस रस को उन्होंने लिया उसका पूरा आवेश उनमें था, पर भाषा उनकी अनेक स्थलों पर सादोष है। यदि शब्दों का रूप स्थिर हो जाते और शुद्ध रूपों के प्रयोग पर जोर दिया जाता, तो शब्दों को तोड़ मड़ोड़ कर विकृत करने का साहस कवियों को ना होता। पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हुई, जिससे भाषा में बहुत कुछ गड़बड़ी बनी रही। भाषा की गड़बड़ी का एक कारण ब्रज और अवधी इन दोनों काव्य भाषाओं का कवि के इच्छानुसार सम्मिश्रण भी था। यद्यपि एक सामान्य साहित्य भाषा किसी प्रदेश विशेष के प्रयोगों तक ही परिमित नहीं रह सकती, पर वह अपना ढांचा बराबर बनाए रहती है। काव्य की ब्रजभाषा के संबंध में भी अधिकतर यही बात रही। सूरदास की भाषा में यत्रा तत्रा पूर्वी प्रयोग जैसे मोर, हमार, कीन, अस, जस इत्यादि शब्द बराबर मिलते रहते हैं। बिहारी की भाषा में भी कीन, दीन आदि से खाली नहीं। रीति ग्रंथों का विकास अधिकतर अवध में हुआ। ये भी ध्यान रखना है कि रीति ग्रंथों का विकास अधिकतर कहाँ मानते हैं? अवध में। अतः इस काल में काव्य की ब्रज भाषा में अवधि के प्रयोग और अधिक मिले। इस बात को किसी किसी कवि ने लक्ष्य भी किया। दास जी ने अपने काव्य निर्णय क्या है कि भिखारी दास ने अपने काव्य निर्णय में काव्य भाषा पर भी कुछ दृष्टिपात किया। मिश्रित भाषा के समर्थन में वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि ब्रज भाषा भाषा रुचिर कहे सुमित सब कोई। मिश्रित भाषा के विषय में कह रहे हैं भिखारी दास जी कि ब्रज भाषा भाषा रुचिर कहे सुमित सब कोय, मिल संस्कृत पारस्यो पयति प्रगट जो होय। ब्रज मागधी मिलय अमर, नाग यमन भाखन, सहज पारसी हो मिले, खष्ट विधि कहत बखान। उन्होंने उक्त दोहों में मागधी शब्द से पूर्वी भाषा का अभिप्राय है। अवधी अर्धमागधी से निकली मानी जाती है और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है। जबादाने के लिए ब्रज का निवास आवश्यक नहीं है। आप्त कवियों की वाणी भी प्रमाण है इस बात का। इस बात को दासजीन में स्पष्ट कहा है। तो क्या कहा है कि सूर्य केशव मंडन बिहारी, दास जी कहते हैं कि सूर्य केशव मंडन बिहारी, कालिदास ब्रह्म, चिंतामणि मतराम भूषण सुजानिए, लीलावर सेनापति निपट नेवाज निधि, नीलकंठ मिश्र सुख देव, आगे क्या है, नीलकंठ मिश्र सुख देव देव मानिए, आलम रहीन रसखान सुंदर दिक, अनेकन सुमति भय कहाँ लो बखानिए, ब्रज भाषा हेत ब्रजवास ही न अनुमानो, ऐसे ऐसे कबिन की बानी हूँ सु जानिए। यानी मिली जुली भाषा के प्रमाण में दास जी कहते हैं कि तुलसी और गंग तक ने जो कवियों के शिरोमणि हुए ऐसी भाषा का व्यवहार किया है। कि क्या कहा है कि तुलसी गंग दुओ भय सुकबिन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविधा प्रकार। इस सीधे साधे दोहे का जो अर्थ है लें कि तुलसी और गंग इसलिए कवियों के सरदार हुए कि उनके काव्यों में विविधा प्रकार की भाषा मिली, उनकी समझ को क्या कहा जाए। दास जी ने काव्य भाषा के स्वरूप का जो निर्णय किया
वह कई सौ वर्षों की काव्य परंपरा के पर्यालोचन के उपरांत, अतः उनका स्वरूप निरूपण तो बहुत ठीक है। उन्होंने काव्य भाषा ब्रज भाषा ही कही, जिसमें और भाषाओं के शब्दों का भी मेल हो सकता है, पर भाषा संबंधी और अधिक मीमांसा न होने के कारण कवियों ने अपने को अन्य बोलियों के शब्दों तक ही परिमित नहीं रखा। उनके कारक, चिन्हों और क्रिया के रूपों का भी वे मनमाना व्यवहार करते रहे। ऐसा वे केवल सौंदर्य की दृष्टि से करते थे, किसी सिद्धांत के अनुसार नहीं। तो क्या करते थे, ये जो भी भाषा और व्यवहार को चेंज करते थे वो किसके अनुसार, सिर्फ सौंदर्य की दृष्टि से, सिद्धांत की दृष्टि से वो नहीं करते थे शब्दों का चयन। करना के भूतकाल के लिए वे छंद की आवश्यकता अनुसार कियो, कीनो, करयो, करियो, कीन, यहाँ तक कि किय तक रखने लगे। देखिए, करना शब्द के भूतकाल के लिए उन किन किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, कीनो, करयो, करियो, कीन, यहाँ तक कि किय तक रखने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि भाषा को वह स्थिरता न प्राप्त हो सकी जो किसी साहित्यिक भाषा के लिए आवश्यक है। रूपों के स्थिर न होने से यदि कोई विदेशी काव्य की ब्रज भाषा का अध्ययन करना चाहे तो उसे कितनी कठिनता होगी। भक्ति काल की प्रारंभिक अवस्था में ही किस प्रकार मुसलमानों के संसर्ग से कुछ फारसी के शब्द और चलते भाव मिलने लगे थे, इसका उल्लेख हो चुका है। नामदेव और कबीर आदि की बात ही क्या, तुलसी ने भी गनी साहिब, इतात, उम्र दराज आदि बहुत से शब्दों का प्रयोग किया। सूर में ऐसे शब्द अवश्य बहुत कम मिलते हैं। फिर मुसलमानी राज्य की दृढ़ता के साथ साथ इस प्रकार के शब्दों का व्यवहार ज्यों-ज्यों बढ़ता गया, त्यों-त्यों कवि लोग उन्हें अधिकाधिक स्थान देने लगे। राजा महाराजाओं के दरबार में विदेशी शिष्टता और सभ्यता के व्यवहार का अनुकरण हुआ और फारसी के लच्छेदार शब्द वह चारों ओर सुनाई देने लगे। अतः भाट या कवि लोग आयुष्मान और जय जयकार तक ही अपने को कैसे रख सकते थे। वे भी दरबार में खड़े होकर उम्र दराज महाराज तेरी चाहिए पुकारने लगे। वक्त बुलंद आदि शब्द उनकी जबान पर भी नाचने लगे। यह तो हुई व्यवहारिक भाषा की बात। यह तो किसकी बात हुई, व्यवहारिक भाषा की। फारसी काव्य के शब्दों को भी थोड़ा बहुत कवियों ने अपनाना आरंभ किया। रीतिकाल में ऐसे शब्दों की संख्या कुछ और बढ़ी, पर यह देखकर हर्ष होता है कि अपनी भाषा की सरसता का ध्यान रखने वाले उत्कृष्ट कवियों ने ऐसे शब्दों को बहुत कम स्थान दिया। परंपरागत साहित्य का कम अभ्यास रखने वाले साधारण कवियों ने कहीं कहीं बड़े बेढंगे तौर पर ऐसे विदेशी शब्द रखे हैं। कहीं कहीं खुशबोयन आदि उनके विकृत शब्दों को देखकर शिक्षितों को एक प्रकार से विरक्ति सी होती है और उनकी कविता गंवारों की रचना सी लगती है। शब्दों के साथ साथ कुछ थोड़े से कवियों ने इश्क की शायरी की पूरी अलंकार सामग्री तक उठा कर रख ली है और उनके भाव भी बांधा गए हैं। रस निधिकृत रतन हजारा में यह बात अरुचिकर मात्रा में पाई जाती है। बिहारी ऐसे परम उत्कृष्ट कवि भी यद्यपि फारसी भावों के प्रभाव से नहीं बचे हैं, पर उन्होंने उन भावों को अपने देसी सांचे में ढाल लिया है, जिससे वे खटकते क्या सहसा लक्ष्य भी नहीं होते। उनकी विरह ताप की अत्युक्ति में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली की है, पर बिहारी रसभंग करने वाले विभत्स रूप कहीं नहीं लाए। तो ये रही किसकी बात, बिहारी की बात, कि बिहारी रसभंग करने वाले विभत्स रूप कहीं नहीं लाए। यहाँ पर यह उल्लेख कर देना भी आवश्यक जान पड़ता है कि रीतिकाल के कवियों के प्रिय छंद कवित्त और सवैये ही रहे। तो रीतिकाल के प्रिय छंद क्या रहे, कवित्त और सवैया, इंपॉर्टेंट है। कवित्व तो श्रृंगार और वीर दोनों रसों के लिए समान रूप से उपयुक्त माना गया था। वास्तव में पढ़ने के ढंग में थोड़ा विभेद कर देने से उसमें दोनों के अनुकूल नाद सौंदर्य पाया जाता है। सवैया श्रृंगार और करुण इन दो कोमल रसों के लिए बहुत उपयुक्त होता है। सवैया श्रृंगार और करुण इन दो रसों के लिए बहुत उपयुक्त होता है सवैया, ठीक है। यद्यपि वीर रस की कविता में भी इसका व्यवहार कवियों ने जहाँ तहाँ किया है, वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई है। श्रृंगार और वीर प्रधानता श्रृंगार की ही रही, इससे इस काल को
रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। प्रधानता श्रृंगार की ही रही, इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। श्रृंगार के वर्णन को बहुतेरे कवियों ने अश्लीलता की सीमा तक पहुंचा दिया था। इसका कारण जनता की रुचि थी, जिनके लिए कर्मण्यता और वीरता का जीवन बहुत कम रह गया था। तो यहाँ से आपको यहाँ तक ये पूरा का पूरा कोटेशन ध्यान रखना, इसमें से कोई भी लाइन देकर पूछा जा सकता है एग्जाम में कि यह कथन किसका है। तो आपको पता होना चाहिए ये शुक्ल जी ने क्या कहा है कि वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई। प्रधानता श्रृंगार की ही रही, इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। श्रृंगार के वर्णन को बहुतेरे कवियों ने अश्लीलता की सीमा तक पहुंचा दिया था। इसका कारण जनता की रुचि थी, जिनके लिए कर्मण्यता और वीरता का जीवन बहुत कम रह गया था। तो इस प्रकार से रीतिकाल प्रथम प्रकरण सामान्य परिचय यहीं पर समाप्त होता है और इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकरण 2 रीतिकाल रीति ग्रंथकार कवि, जिसमें बहुत सारे कवि हैं जिसको हम आगे 2 पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि एक साथ उसे पढ़ना आपके लिए बहुत ही कठिन है। और इसमें से आपको ये फील हो रहा होगा कि इतने बड़े हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़कर हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। तो आपको फ़ायदा होगा जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको जो कथन आएंगे, जो कथन मिलेंगे और जो आपका इससे संबंधित अपना एक व्यू आपको पता चलेगा, उसके आधार पर आपको क्वेश्चन का आंसर गेस करने में भी आसानी होगी। तो इसलिए अगर आप हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए निस्संदेह यह बहुत ही लाभकारी सेशन है। हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है, वह इस क्रम में हम पढ़ रहे हैं। आप भी हमारे साथ इसे पढ़ सकते हैं और अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं।